हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल श्रेया क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग का क्लास 10 का बायोलॉजी में चल रहा था जैव लाइफ प्रोसेस। तो उसमें हम लोग 3 पार्ट तक देख चुके थे। आज ये 4th पार्ट है, और जो स्टूडेंट इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले वाले 3 पार्ट को देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में विकराणु नेफ्रॉन तक देख लिए थे। आज उससे आगे कृत्रिम वृक्क या अपोहन के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो से तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आस सबसे पहले पहुँच जाए। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर 9 से 12 का सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल विशेष पढ़ाया जाता है, और आपको सभी सब्जेक्ट का ऐसा ही नोट्स भी मिल जाएगा। जैसे जिस तरह हम नोट्स पढ़ाते हैं उसी तरह का आपको नोट्स मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कॉल करके या एसएमएस करके पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृत्रिम वृक्क या इसी को अपोहन भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस। तो कह रहा है जब किसी व्यक्ति का किडनी फेल हो जाता है तब उसके रक्त में नाइट्रोजनी पदार्थ का मात्रा बढ़ जाती है। कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति का किडनी फेल हो जाता है, जब कोई भी आदमी हो उसका जब किडनी फेल हो जाता है तब उसके जो रक्त में नाइट्रोजनी पदार्थ की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है जिससे उस व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। जब नाइट्रोजनी पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस स्थिति में इस स्थिति में इस स्थिति से बचने के लिए कृत्रिम वृक्क या अपोहन की सहायता ली जाती है। अब इस स्थिति से बचने के लिए कौन सी उपाय ली जाती है? तो इसके लिए कृत्रिम वृक्क या अपोहन की सहायता ली जाती है। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य स्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। जो कृत्रिम वृक्क होती है वो बहुत सी अर्धपारगम्य नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती है। इस द्रव का प्रसरण दाब रक्त के जैसा ही होता है। इसका भी जो इसका होता है कि जैसे द्रव होता है उसके पास रक्त दाब के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं रोगी के रक्त को इन नलिकाओं में प्रवाहित करते हैं। जो रोगी के जो होते हैं रक्त में इन नलिकाओं को प्रवाहित करते हैं। इस मार्ग में रक्त से अपशिष्ट पदार्थ विसरण डिफ्यूजन द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। क्या होता है कि इस मार्ग में जो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं, और शुद्ध रक्त को पुनः मानव के शरीर में भेज दिया जाता है। और उसमें क्या होता है, जो शुद्ध रक्त होता है उसको मानव शरीर में पुनः भेज दिया जाता है। इस तरह से कृत्रिम वृक्क का कार्य करता है। तो आप लोग को कृत्रिम वृक्क का समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं पादप में उत्सर्जन। नेक्स्ट टॉपिक है पादप में उत्सर्जन, जो इनसे बोलते हैं एक्सुडेशन इन प्लांट्स। तो पादप में कई प्रक्रियाओं के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। कह रहा है कि पादप में जो होती है कई प्रक्रियाओं के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है, मतलब कई प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया होती है। इनमें से प्रमुख क्रिया निम्नलिखित है, जिसमें से होती है प्रमुख क्रिया निम्नलिखित है। पहला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनने वाला ऑक्सीजन पौधों के लिए अणु उपयोगी होता है। कह रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनने वाला ऑक्सीजन होता है वो पौधे के लिए अणु उपयोगी होता है, जिसे पौधे रंध्र या रंध्र के द्वारा वायुमंडल में छोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो रंध्र के द्वारा वायुमंडल में छोड़ देते हैं। दूसरा है उसको कहता है कि पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, जिसके द्वारा वे अतिरिक्त जल को रंध्र के द्वारा शरीर के बाहर कर देते हैं। और कह रहा है कि पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं जिसके द्वारा वे अतिरिक्त जल को रंध्र के द्वारा शरीर से बाहर कर देते हैं। उसका तीसरा है कुछ पेड़ पौधे में अपशिष्ट पदार्थ गोंद या रेजिन के रूप में होते हैं। जो कुछ पेड़ पौधे होते हैं उसमें अपशिष्ट पदार्थ गोंद या रेजिन के रूप में होते हैं, जिसे वे एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में शरीर के बाहर कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जिसे वे एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में शरीर के बाहर कर देते हैं। उसके बाद 4th नंबर है पेड़ पौधे समय समय पर पत्तियों एवं छालों को छोड़ते रहते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं देखे होंगे, पत्तियों एवं समय समय पर क्या करते हैं, जो पत्तियाँ होती है उस छाल होती है उसे छोड़ते रहते हैं, जिसके माध्यम से भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर देते हैं। जो उस वजह से क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होती है उसको बाहर कर देते हैं। उसके 5 नंबर है पेड़ पौधे कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृताशय में उत्सर्जित कर देते हैं। ये कह रहा है कि पेड़ पौधे कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृताशय में उत्सर्जित कर देते हैं। उसके बाद प्रश्न है
यहाँ तक कि आप लोग का जो थ्योरी था वो पार्ट ख़त्म हो गया। अब जो बुक में प्रश्न दिया होता है उस प्रश्न का क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसर्जन क्यों अपर्याप्त है। अभी इससे पहले हम लोग इस पढ़े हैं, तो इसका आंसर होगा विसर्जन के द्वारा ऑक्सीजन की द्वारा उन्हीं जीवों में पूरी हो सकती है जिसकी प्रत्येक कोशिका जिसकी प्रत्येक कोशिका सीधे वायुमंडल में संपर्क में हो। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में शरीर की अधिकांश कोशिकाएं सीधे वायुमंडल के संपर्क में नहीं है, अतः हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त है। इसका आंसर यही होगा। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कह रहा है कि मतलब कि कोई भी वस्तु सजीव है तो इसका निर्धारण करने के लिए इसका पता करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे कि सजीव है। तो इसके उत्तर होगा, किसी सजीव वस्तु की कोशिकाओं में उपस्थित अणु निरंतर गतिशील रहते हैं। ये इसका होगा, किसी सजीव वस्तु की कोशिका में उपस्थित अणु निरंतर गतिशील होते हैं। जो कोई सजीव वस्तु होता है उसे कोशिका में जो उपस्थित अणु होते हैं निरंतर गतिशील रहते हैं। उसका है अणुओं की गतिशीलता ही किसी वस्तु का सजीव होने का मापदंड है। जो अणुओं की जो गतिशीलता है वही किसी वस्तु के सजीव होने का मापदंड है। उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों को उपयोग किया जाता है। कह रहा है किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री, मतलब किसी जीव द्वारा कौन सी कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा, किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्रियों के रूप में ऑक्सीजन, जल, भोजन इत्यादि का उपयोग किया जाता है। उसका तो 4 नंबर क्वेश्चन है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। कह रहा है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो पहला ठीक आंसर होगा इसका, जीवन के अनुरक्षण के लिए हम निम्नलिखित प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे, जिसमें पहला होगा पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा पाचन, चौथा परिवहन, पांचवा उत्सर्जन। तो जो इस 5 होगा जो इसके मांगे, तो पहला पोषण, उसके बाद श्वसन, पाचन, परिवहन, उत्सर्जन। तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जो प्रश्न है बुक में उसके क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, देखेंगे। तो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले पहुँच जाए। और तो चलिए, और जो स्टूडेंट्स इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो फिर चलिए, तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।